आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी पत्रकार साथियों का, सोशल मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आभारी हैं कि आप हमारी आवाज लगातार देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और केवल आप ही लोग हैं जिनकी वजह से यह आंदोलन अब बहुत तेजी के साथ और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के कोने कोने से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो हमने कॉल दी है 2 अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में 11 बजे से 3 बजे तक के लिए जो देश भर के साथियों को बुलाकर उस आंदोलन पर चर्चा करके उस दिन इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा, वो आप सबकी बदौलत बहुत मजबूती के साथ लोगों में पहुंच रहा है। आज साथियों जो हमने बुलाया है आपको, ये उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ले रही है। ये आज का दिन न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही घोर काले दिन के रूप में दर्ज होगा। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता का मत हासिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे वोट नहीं दिया। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसे इस देश के चुनाव आयोग ने बेईमानी करके ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके सत्ता में बिठाया है। और वो सरकार शपथ लेने जा रही है जो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर अपनी हारी हुई सीटों को जबरदस्ती जिताकर सरकार बनाई जा रही है। वो सरकार आज शपथ लेने जा रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के बल्कि उत्तर प्रदेश के आज के बाद में और भी बुरे दिन ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में देखेगी। जो कुछ 5 साल में आपने देखा है किस तरह से प्रदेश की जनता की दुर्गति हुई, उस पर अन्याय और अत्याचार हुआ, वो आने वाले समय में आप और बुरी स्थिति में आप देखेंगे। और इसमें कैसे कैसे जो कौन कौन तबाह होंगे आने वाले समय में, वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। और इसमें सबसे पहले जो इस प्रदेश में जो 4.5 करोड़ बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से तबाह होगी, मैं चाहूंगा कि उस विषय में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय कुमार साहब, वो आपको पूरी तरह से इसमें बताएंगे कि कैसे जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, कैसे तबाह होगा। डॉक्टर साहब। साथियों, जैसा कि 2019 के इलेक्शन में भी इसी ईवीएम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया, सरकार बनाई केंद्र में, और वैसे ही और तमाम सरकारें ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कहाँ ईवीएम का इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। आज जो शपथ ली जा रही है 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में भी उसी तरीके से फिर से सरकार बनाई गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक साजिश है। उस साजिश के तहत ये जो सरकार बनाई जा रही है और इस सरकार का जो एम है, इस सरकार का एम है कि जो बहुसंख्यक जनता है उसको अशिक्षित रखा जाए। अशिक्षित रखने का ये ऐसे ही हाल ही का प्रोग्राम नहीं है, ये कई सालों का एक प्रोग्राम है। आरएसएस का पिछले 95 साल का एक संघर्ष है। उस संघर्ष के थ्रू आज ये जो है अपने संघर्ष को अंजाम दे पा रहे हैं। उस संघर्ष के थ्रू जो है, जैसे इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा लखनऊ में बहुत सारे बच्चे जो है आंदोलन कर रहे थे अपने रोजगार को लेके, और योगी सरकार बहुत सारी मीडिया और चैनल के थ्रू और अपने सोशल मीडिया और अपने प्रचार तंत्र के थ्रू लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है।
जबकि यूपी के एक इंटेलेक्चुअल हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक सारे आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाली कि इन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को कोई रोजगार नहीं दिया है। ये आपको प्रमोशन के थ्रू ऐसा बताएंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सच्चाई आप लोग भी और जनता के जो अवेयर लोग हैं वो उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो हमारी बात पे विश्वास ना करके आरटीआई के थ्रू या डिफरेंट वेबसाइट पे जाके ये पता कर सकते हैं कि इनके शासन से पहले कितना जगह फुल की गई थी और इनके शासन के बाद कितने लोगों को नई रोजगार दिया गया है। ये जो रोजगार ना देने का कारण है कि ये जो लोग कहते हैं इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है कि देश में पैसे की कमी है, देश की सरकार के पास और प्रदेश की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। ये पैसे की कमी का रोना रोते हैं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे का अगर सही सरकार सही प्लानिंग करके अगर इस्तेमाल करती है तो पैसे की कमी नहीं है। जितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है उससे 7 गुना इवन 10 गुना लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास हमारे एक साथी ने एक किताब लिखी है कि इस देश में सारी जनता, जितने 82 करोड़ लोगों को ये रोजगार कौन सा आधार, जो कोई सा एक कार्ड होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, जिनको ये राशन देते हैं, उस राशन को ना देते हुए हमारे पास एक मॉडल है जिससे हम देश के हर एक युवा को रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक प्लानिंग की कमी है जिसकी वजह से ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन में अभी हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी 20 लेके आए हैं। उस एजुकेशन पॉलिसी को मुझे नहीं लगता कि ये, पहली बात तो इन लोगों ने उस एजुकेशन पॉलिसी को किसी भी स्टोर पे नहीं मिलेगी, आपको इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। इसका एक समझने की बात है, क्यों नहीं मिलेगी? इसका कारण है कि लोग जनता पढ़ेगी तो वो समझेगी और समझ के इसका जवाब उसको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जनता को न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं से अरेंज करके, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके थ्रू भी नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं, उन सबको ये अपील करना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें। उस एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने 3 मॉडल बनाए हैं। जिस स्कूल में 3000, जिस गांव में 3000 बच्चों से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल जब बंद होंगे तो वो बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? ये कोई भी आदमी अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो समझ सकता है कि एक तरफ सरकार स्कूल बंद करने जा रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, सरकार ने एक सिस्टम बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ग्रेडिंग सिस्टम। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड सिस्टम बनाया है। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड सी में जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम को गवर्नमेंट फंड देगी, फुली फंडेड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट होंगे। उस इंस्टीट्यूट में कोई स्किल का काम नहीं होगा, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा। वो सिर्फ आपको एक डिग्री प्रोवाइड करा देंगे कि आपने बीए कर लिया है, आपने इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन उसमें स्किल कुछ नहीं होगा आपके पास। वो गवर्नमेंट एडेड होगा। दूसरी जो ग्रेड है, बी ग्रेड, उसमें सिस्टम है कि आधा गवर्नमेंट फंड करेगी और आधा सेल्फ इंस्टीट्यूट उसको ऑर्गेनाइज करेगा या अरेंज करेगा। उसमें भी फीस, कम से कम फीस ₹1,00,000 से कम नहीं होगी 1 साल की। तो कितने लोग हैं जो हमारे देश में 1 लाख 1 साल की फीस पे कर सकते हैं? तीसरा जो ए ग्रेड सिस्टम है उसमें जो आप देख रहे हैं आज, तमाम जो आप किसी अपने बच्चे को प्रोफेशनल कॉलेज में अगर एडमिशन कराने जाते हैं, 25 लाख रुपए, जो मिनिमम रेट बता रहा हूं, 15 लाख से 25 लाख रुपए मिनिमम रेट है जो प्रोफेशनल कॉलेज का है। इंजीनियरिंग में कराने जाओगे या मेडिकल कॉलेज में कराने जाएंगे, जिनका मिनिमम रेट 15 लाख से और 25 लाख है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का ग्रेड कितना है। ये 3 ग्रेड गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इससे ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन इतने छोटे ऐसे पीरियड में नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये 3 मोटी मोटी बातें हैं कि ये जो ग्रेड सिस्टम है, इस ग्रेड सिस्टम से सरकार इस जनता को क्या बनाना चाहती है। जब ये जनता के पास जो डिग्रियां होंगी, जिन डिग्रियों में कोई स्किल नहीं होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आपका डंडा और झंडा उठाएंगे, सरकार जैसे चाहेगी भर के ले जाएगी गाड़ी में, उनको खाना देगी और उनके बाद डंडे और झंडे उठवाएगी, उनसे जय जयकार करवाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जनता से अपील है, ये सरकार आपको किसी न किसी तरीके से आपको गुलाम बनाना चाहती है। मतलब ये है कि वो सीधे सीधे पढ़े लिखे मूर्ख होंगे, मतलब उनके पास डिग्रियां होंगी लेकिन वो जानते कुछ नहीं होंगे। गुलाब, जो
इलेक्शन को जो कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने इस बार जीता है, इससे पहले भी जीता था, ये इतिहास पहली बार नहीं हो रहा है। बाबा साहब को जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था तो बाबा साहब को 50,000 वोटों से बेईमानी करके हराया था। दूसरी बात, अभी एक साथी ने हमारे ने बोला कि अभी कुछ समय पहले जे&के में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला को गलत नीतियों के थ्रू या बेईमानी से उनको सीएम बनाया था। ये वाली बात फारूक अब्दुल्ला ने सीएम रहते हुए एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बेईमानी से जीता था। और वही सिस्टम जो कांग्रेस का है, वही सिस्टम एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अपना रही। बीजेपी ने 2014 का इलेक्शन बेईमानी से जीता, 2019 का इलेक्शन बेईमानी से जीता और ये वाला इलेक्शन भी बेईमानी से जीता है। कुछ लोग जो सवाल करते हैं कि सर ये जो आप ईवीएम की बार बार बात करते हो, तो जो तमाम प्रदेशों में जो दूसरी पार्टी की जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो कोई भी बेईमानी होती है, उस बेईमानी से पहले कभी बड़े टारगेट को पाने के लिए छोटे टारगेट की बलि चढ़ानी पड़ती है। ये कुछ लोग मूर्ख लोग हैं जो ये समझते नहीं हैं कि सरकारें जो है जनता को कैसे मूर्ख बनाती। जब कभी बड़ी मछली को फंसाते हैं तो कांटे में छोटी मछली फंसानी पड़ती है। ये जनता को समझने की जरूरत है। अगर ये नहीं जीती तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का कोई भी लीडर, इवन मंत्री तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया इन दिनों में। उन्हीं के गांव के लोग जो उनके नियर एंड डियर होते थे, जो उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उन्होंने उनको बहुत मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, खून खुनारा कर दिया। वो भारी बहुमत से जीत के आए इस इलेक्शन। तो आप ये जो सारी चीजें अब आपकी समझ में आ गई कि ये क्या क्या स्थिति आपके सामने होने वाली है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो किस स्थिति में है और किस तरह से सरकार ये लागू करेगी, उसका नजारा आपको आने वाले 5 साल अगर ये सरकार रहती है तो आपको दिखाई देगा। यह है इस सरकार की स्थिति जो आज शपथ लेने जा रही है। और केवल यही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है कि जो बेरोजगार है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारों की स्थिति और ज्यादा बदतर होगी, देश में जो शिक्षा है वो पूरी तरह से खत्म होगी और केवल चंद लोगों के हाथ में शिक्षा रह जाएगी। क्योंकि निजीकरण में जो हालत है, जैसा बताया अभी डॉक्टर साहब ने, वो निजीकरण होने पर जो फीस है वो बहुत बढ़ जाएगी और गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसी एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और है जो मैं बताता चलूं, यूनिवर्सिटीज को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो अपना सिलेबस अपने आप तय करें और अपना फीस का जो स्ट्रक्चर है, यानी किससे कितनी फीस किस सब्जेक्ट की लेनी है, वो भी अपने आप तय करें। इसका मतलब यह है कि 850 यूनिवर्सिटियां हैं तो क्या 850 सिलेबस होंगे? क्या 850 तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा? यह भी देखने और समझने की जरूरत है। और यह सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशानी है जो वो चाहते हैं, लोगों को उलझा के मूर्ख बना के। केवल यही नहीं, ये जो स्थिति जिस तरह से चल रही है, अगर ये सरकार, भाजपा सरकार 2014 में आती है तो आप समझ लीजिए कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर होगी उसका अंदाजा नहीं है। जो 2024 में आती है केंद्र में तो तबाही बड़े पैमाने पर होगी। केंद्र का जो काम है, संविधान जो कहता है सरकार कैसी होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य है। लेकिन कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, वो विनाशकारी राज्य होगा। और क्यों होगा विनाशकारी? कि वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। और चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म, देश का संविधान खत्म। और ये सब खत्म होने के बाद वो क्या स्थापित करेंगे? वो जो मनुवाद पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित उनका जो अपना कानून है वो उसको लागू करेंगे। और वो कानून क्या है? वो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, वो राजतंत्र का है। और राजतंत्र में कल्याणकारी राज्य की जरूरत नहीं होती, ये वेलफेयर स्टेट प्रजातंत्र में होता है। तो जो कल्याणकारी राज्य है वो खत्म हो जाएगा, विनाशकारी राज्य शुरू होगा। और उसमें सबसे पहले क्या होगा कि कल्याण के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब खत्म हो गए, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है और गरीब समाज के लिए और जो चीजें हैं। और जैसे ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जो बना था, सब खत्म होंगे। जो आज लोगों को डाला जा रहा है कांटे में फंसा के, जो डाला जा रहा है चारा फंसाने के लिए, मछली को जब काटने से पहले उसको फंसाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा अपने आप। इसके अलावा जो खत्म होगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है तो इस देश में 25 लाख आंगनवाड़ी हैं, वो आंगनवाड़ियों का काम खत्म हो जाएगा। आंगनवाड़ियों का कोई रोजगार नहीं होगा। जो आज थोड़ा बहुत है भी,
वो 25 लाख आंगनवाड़ियां बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगी। इसके अलावा उनके साथ आशा वर्कर, एएनएम, मतलब कल्याण से संबंधित जितने भी हो, जनता के कल्याण से सारे जो योजनाएं हैं, सारे जो रोजगार हैं, वो सब खत्म होंगे। और इसके अलावा अभी एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, जो फैसला था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 1 रैंक 1 पेंशन का था। मोदी जिस समय जब आए थे तो रेवाड़ी में बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी सैनिकों की, उसमें बड़ा उन्होंने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन, और जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया वो नहीं था जो सैनिक चाहते थे, जिसका विरोध वो आज भी लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर रेगुलर धरना उनका चलता है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था, वो उनका पिटीशन खारिज हो गया है। तो कितना बड़ा प्रभाव उन सैनिकों पर पड़ेगा, मैं समझता हूं। हमारे जो साथी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, ये उनको लगातार कवर करते रहे हैं। ये 2 मिनट में बताएंगे कि किस तरह से सैनिकों की तबाही हो गई है। जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी मांग था कि 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि जिस रैंक से आप रिटायर हुआ है उसी रैंक से कि उसी रैंक के बराबर के आपको तनख्वाह मिले। वाजपेयी सरकार जब पिछले बार जो थे उस समय पर जो है सैनिकों की या पूरा देश की जो जितनी जो सरकारी कर्मचारी है उनका पेंशन ख़त्म कर दिया गया था। दूसरा चीज़, अभी हाल ही में जो अमित शाह जो है CISF का एक एनुअल फंक्शन में गया था, उसमें ये बताया गया था कि अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन किया जाए, यानी कि इसमें सीधा सीधा जो आप इसको बारीकी से क्रोनोलॉजी से देखा जाए तो आप CISF को भी ख़त्म करने का एक उनकी प्लानिंग इंटरनली ये चल रहा है। दूसरा चीज़, CRPF का अभी हाल ही में जो है जम्मू में उन्हें पहले बार जम्मू में दिल्ली से बाहर जो है उनके एनुअल जो फंक्शन जो होता है उसमें भी ये बताया गया कि लोकल लड़कों को भी ट्रेन किया जाए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी फ़ौज की नफरी जो है उसको भी रिड्यूस किया जाए। जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात है, मैं सारे जो भूतपूर्व फौजी हैं जो है मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, हम आपका साथ है और आप हमारा साथ दीजिए। हम इस EVM को हटाओ, बैन EVM की जो आंदोलन जो है उसमें आप साथ दीजिए। हम आपके हर मुद्दे पर हमने साथ दिए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी, डॉक्टर विजय, और हमारा जो जितनी मुझे लगता है कि आप जो पत्रकार है, ये हमारा जो पीपल साहब है, राजकुमार साहब है, आप लोगों ने भी कवर किया था 1 रैंक 1 पेंशन को। आपने मेजर जनरल शतबीर सिंह की अगुवाई में जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये खारिज हो गए। अभी जो फौजियों को जो चाहिए था, जो 18 साल से लेकर के जो यंग जो आर्मी की जो एक नेचर होता है, नेचर वर्क होता है, वो यंग उम्र में, कम उम्र की ही मतलब उसकी सर्विस को चाहता है। तो वो 30 से लेकर के 40 के बीच में उनको रिटायर किया जाता है। जो जिस परिवार के उनके बच्चे होते हैं उस समय पर जो खर्चा जो बढ़ने लगते हैं उस समय पर उनको रिटायर किया जाता है। जिसकी जो आदमी का जो लाइफ के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डायमंड टाइम जो होता है उस समय पर वो आपकी फौजी बैरक में जो है काले बूट, काले बक्सा, उसके साथ उसके ज़िंदगी गुजरना पड़ता है। जब उसकी खर्चा भरने का टाइम होता है उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन उनकी जो पेंशन जो है, एक जो सिविल कर्मचारी जो एक जो चपरासी जो है उससे भी कम पेंशन मिलता है। ये बहुत दुख की बात है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो रिटायर फौजी जो है वो फिर रिट पिटीशन डालने जा रहा है। लेकिन हम उनसे, रिटायर फौजी हैं, उनसे मांग करते हैं आप हमारे साथ आइए, हम आपके मुद्दे को जो है फिर हम उसको आगे बढ़ाने में हमारा वकील साहब जो है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात और खत्म करेंगे, उसके बाद आप पत्रकार साथी जो भी सवाल पूछना चाहें वो पूछें, सिर्फ इतना कह के। दूसरा चीज अभी एक सप्लीमेंट मैं देना चाहूँगा। जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात कहे हैं, इसमें JNU में जो PhD जो होते हैं 1170 के समथिंग जो PhD इंटेक, MPhil और PhD के इंटेक होते हैं, उसको रिड्यूस करके 117 में ही उसको सीमित रह गया। ये आप जो JNU में जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कम पैसे में जो रिसर्च करते हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो मध्यम वर्ग की जो फैमिली से जो आते हैं, उनके लिए जो है एक बहुत नेगेटिव, मतलब सीधा सा है कि जहां कहीं से भी अगर इस देश में पढ़ाई के लिए लोग आ सकते हैं, गरीब बच्चों को जगह मिल सकती है, उस सबको खत्म किया बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है। भाजपा सरकार हर उस इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से तबाह करने में लगी है, खत्म करने में लगी है, जहां कहीं से भी किसी इस देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के बच्चों को
एजुकेशन मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है, मान सम्मान से जीने का कोई हक मिल सकता है, हर चीज को खत्म कर रही है। यह बड़े दुख की बात है कि देश में आज की तारीख में तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे हर साल विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये सोचने की बात है कि तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल उनके माता पिता विदेशों में फीस में देते हैं, बाकी और खर्चा अलग है। अगर सरकार ध्यान दे तो इतना पैसा इस देश में बच सकता है। सरकार ध्यान दे तो वो जो बच्चे 8 लाख वहां जाते हैं यही हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को देना, किसानों की मदद करना, मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीवन देना, यह भाजपा सरकार के कहीं भी उसके एजेंडे में नहीं है, उसकी नीयत में नहीं है। इसलिए यह जो सरकार बनी आज जो शपथ ले रही है, आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक इस देश के लिए स्थिति है। मैं कहूंगा कि लोगों को जाग जाना चाहिए। इसीलिए आज हम आपके माध्यम से, आप सारे मीडिया साथियों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं उन आंगनवाड़ी बहनों से जिनको भाजपा सरकार ने वादा करके भी कुछ नहीं दिया, हमारा इस ईवीएम के आंदोलन में साथ दें। वो आशा वर्कर, वो जो सहायिका हैं, वो जो एएनएम हैं, जो सब इन जिनको वादा किया था, जिनके लिए कुछ नहीं किया, हम उनसे वादा करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दें। इस ईवीएम में लड़ाई में इसलिए साथ देना है, अगर ईवीएम रहेगी तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तो कोई भी किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं। गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, पूरी तरह से तबाह होगा। आप देख रहे हैं इसी भाजपा ने इलेक्शन के बाद तुरंत अमित शाह ने कहा था कि होली और दिवाली पे सिलेंडर पहुंचेगा। सिलेंडर तो पहुंचा नहीं, 50 रुपए महंगा सिलेंडर हो गया और 2 दिन में पेट्रोल और डीजल वो भी 1 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया। और इसके अलावा पीएनजी भी 1 रुपए महंगी होगी, 1 या 1.5 रुपए जो है वो भी महंगी होगी। इसलिए हम सबसे निवेदन करें, इसके अलावा जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार यूथ है, बेरोजगार नौजवान है, उनसे भी निवेदन करते हैं इस लड़ाई में हमारा साथ दें। आप साथ देंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये सरकार ईवीएम में लूट के माध्यम से बनी हुई सरकार है, जो आपका हक लूट रही है। जिसने आपको चुनाव के दौरान भी इलाहाबाद में निकाल के हॉस्टल में से लठ बजवाया, ये वही सरकार है। तो आपको क्या देगी? आपको तबाह कर देगी। इसलिए हमारा साथ दें। इसलिए जो रिटायर्ड सैनिक है उनसे भी हमारा निवेदन है, और इसके अलावा जो पेंशनधारी हैं, जो पुरानी पेंशन को चाहते हैं कि लागू हो, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव में वादा किया था और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिला था, वो पुरानी पेंशन जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खत्म कर दी गई थी, उन सबसे भी हमारा निवेदन है, आप चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले, पुरानी पेंशन मिले, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारा साथ दें, ईवीएम के आंदोलन में हमारा साथ दें। यही निवेदन आपसे कर रहे हैं। और आखिर में आपसे एक निवेदन है साथियों, सभी जो भी साथी जिस भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये आवाज हमारी पहुंच रही है, जहां तक भी, उन सबसे निवेदन है हमारा, उस YouTube चैनल को कोई भी हो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यही वो YouTube के साथी हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं जो हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कोई भी चैनल हो उसको सब्सक्राइब करें साथियों। और इसके साथ साथ हमारा जो अपना एक चैनल है RJSP भारत का सच, उसे भी सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे। कई बार हमारे सोशल मीडिया के साथी उपलब्ध नहीं होते, तो हम उस जो हमारा YouTube चैनल है उसका हम सदुपयोग करते हैं कि वहां तक आपकी बात पहुंचे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत वो मैसेज मिलेगा। और एक और आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये मैं आपके सोशल मीडिया के साथियों से कहूंगा कि जरा इसको फोकस करके इसको दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर है। मैं पहली बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं क्राउड फंडिंग के लिए। साथियों, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता, सबके सहयोग से। बहुत साथियों ने हमसे कहा है कि सर हमें बताएं कि किस तरह से मदद करें, तो मैं आज आप सबसे ये मदद के लिए अपील कर रहा हूं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से नोट करें, और जो भी जितना भी सहयोग कर सकते हैं ये सहयोग करें साथियों। इसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी है 42680000। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। ये साथियों, मैं दोबारा से बोलता हूं इसको साथियों,
ये 4568000100955545 ये हमारा अकाउंट नंबर है पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का। आईएफसी कोड है PUNB 0456800। बैंक है पंजाब नेशनल बैंक PNB। ब्रांच है यमुनापुरम बुलंदशहर UP 203001। तो ये हमारा अकाउंट नंबर है साथियों। बिना उसके सहयोग के जो है आगे दिक्कत होगी, तो आपसे इस सहयोग के लिए बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूं जो साथी हैं इन सारी गंभीरता को समझेंगे और हमें सहयोग हर तरह का करेंगे साथियों। और आखिर में जो साथी 2 अप्रैल के प्रोग्राम में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में आ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि यह वीडियो पहुंचने के बाद वो साथी, जो मैंने नंबर पहले अपना दे रखा है, जो फोन नंबर है, मेरा मोबाइल फोन नंबर है 7840868666, उस पर कंफर्मेशन दें कि हम कितने साथी आ रहे हैं। यह इसलिए है जरूरी साथियों कि हमें पता हो कि कौन कौन साथी कहां कहां से आ रहा है और कितने साथी आ रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था करा सकें, बैठने की भी और खाने की भी हम व्यवस्था करा सकें। इसलिए जो भी साथी जहां से आ रहे हैं वो साथी इन वीडियो को देखने के बाद कंफर्मेशन हमें दें। और आप मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्लीज इसको पूरा डालिए ताकि ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से साथियों तक पहुंचे। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर आज शपथ ग्रहण समारोह है और आज के ही दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ऐसा क्या है ये? नहीं, देखिए इसलिए है ना कि लोगों को बताना है कि जो आज शपथ ग्रहण हो रहा है वो शपथ ग्रहण इस देश के प्रजातंत्र की मृत लाश पर हो रहा है। उसे खत्म किया गया है, उसको पूरी तरह से उसका कत्ल किया गया है, प्रजातंत्र का खून किया गया है। उस खून के बाद उस प्रजातंत्र की लाश पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है। जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया, जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, वो सरकार शपथ ले रही है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा मजाक है। और एक और चीज यहां आपको जानने की जरूरत है कि देखिए जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है और उसको 51% से ज्यादा वोट मिला, 51.5%, लगभग 52% वोट मिला। वो सरकार में नहीं है, वो पार्टी सरकार में नहीं है। उस सरकार को, उस पार्टी को हरा दिया गया चुनाव आयोग ने बेईमानी करके और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से। और मैंने जो कहा है कि इसके बाद में आप जो नजारा देखेंगे वो इतना भयानक नजारा होगा कि पिछले 5 साल में आपने देखा नहीं। एक इसकी झलक इससे समझ में आ जाएगा। अभी यह सरकार शपथ ले रही है आज, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले ही जो MLC के चुनाव हो रहे हैं, उस MLC के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का पर्चा छीना गया, फाड़ा गया, उन्हें मारा गया। वो बुलंदशहर हो, वो आपका जो एटा वगैरह हो, आपने देखा होगा। एक वर्तमान MLC भी है उदयवीर सिंह जी, जो उदयवीर सिंह जी माननीय अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी, बड़े खास हैं। हमने देखा उनको मारा गया किस तरह से, और पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है उनकी मौजूदगी में। तो जब MLC को आप मार रहे हैं, पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी? आप देखिए, अब तक तो बात यही थी कि भाई किसी तरह से वोटों को रखा लिया जाए, EVM को हटा के। या तो अगर कैंडिडेट को आप पर्चा ही नहीं भरने देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वोट डालने का तो नंबर ही नहीं आएगा। सर, सर PM साहब ने जब एक एक करके थी, तो उसके बाद में भी आपने PC करी, उसी दिन PC करी थी। आज वही वाक्य आप दोहरा रहे हैं, तो 5 साल तक तो यही मतलब चलता रहेगा? नहीं, देखिए हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं पीपल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन एक सजग नागरिक का धर्म क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति का धर्म क्या है, एक कानून के जानने वाले का धर्म क्या है? उसका धर्म यह है कि वो और उसकी पार्टी और उसके साथी लगातार, सतत, निरंतर जो लोग हैं, जनता है,
उनको जगाने का काम करें, उनको जगाए, उनको खड़ा करें और इस देश में जो गंदगी फैली है इस गंदगी को जन आंदोलन खड़ा करके साफ करें। ये जन आंदोलन से ही गंदगी साफ होगी। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। देखना यह है कि जनता कब खड़ी होती है और जनता अपना धर्म कब निभाती है। हिजम जी सर, आप एक फौजी हैं, फौजी रिटायर्ड हैं और फौजियों को कवर कर रहे हैं सर। नेताओं की 5-5 पेंशन है और आप अपनी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं सर। जिनको नेताओं को 5-5 पेंशन मिल रही है और उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं, देखिए अब भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो नेशनलिस्ट बोलते हैं, पिछले 3 साल से फौज में कोई भर्ती नहीं चल रही है। पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक बच्चे के जो फोटो वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा होगा कि एक बच्चे जो है 10 किलोमीटर दौड़ करके जाता है, ड्यूटी करता है, किसी मैकडोनल्ड या किसी कंपनी में नौकरी करता है, उसके बाद घर जा करके खाना बना करके खाता है। उस बच्चे को देखना, कुछ दिन के बाद उस बच्चे को इस्तेमाल करेगा भाजपा अपने इलेक्शन की प्रचार के लिए। दूसरी बात आप रहे कि आप एक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात कही है, हम तो मांग करते हैं कि एक आदमी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि जो बीजेपी का या चाहे किसी भी पार्टी का जो है एक बार एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है या दोबारा एमपी बनता है, उसको कितनी 3-4 किस्म की जो है पेंशन मिलता है। तो ये पेंशन जो बंद होना चाहिए, एक ही पेंशन मिलना चाहिए। और जो 1 रैंक 1 पेंशन के जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा के जो रेवाड़ी में जो ऐलान किया था, होशियारी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, हम उसको लागू करवाना हमारा फर्ज है। सर फौजी जो सर पूरे देश की रक्षा करते हैं उसके बावजूद भी लोगों को भी क्वेश्चन पूछने दो सर, उनके बावजूद भी मतलब वो अपनी पेंशन को आए दिन बढ़ाए जाते हैं, अपने पेमेंट को बढ़ाए जाते हैं, लेकिन फौजी फिर ठगे। सर ये इम्पोर्टेंट एक बात, एक मिनट जरा इनके एक सवाल का जवाब देखिए। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान समानता की बात करता है। तो अगर किसी सर्विस करने वाले व्यक्ति को जो 30 साल, 32 साल, 35 साल नौकरी करता है, उसे अगर एक पेंशन मिलती है, तो चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनको भी समानता के आधार पर एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। यह मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को किसको उठाना है? जनता को, उन लोगों को उठाना है जिनके साथ में यह भेदभाव हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो निश्चित रूप से इस बात को उठाएंगे, पर वो लोग हमारे साथ हैं। तो देखिए, हम जो ईवीएम का आंदोलन हमने शुरू किया है, ये जड़ है उस हर गंदगी की जो इस देश में फैली हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इस आंदोलन में साथ दें और उसके बाद जो भी जितनी भी गंदगी है, जहां जहां भी गड़बड़ी है, उन सबको ठीक किया जाए। तो उसके लिए पहले इस सरकार को तो हटाना पड़ेगा, जो सरकार अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। सर अब तक आप कोई पुख्ता सबूत ईवीएम को लेकर रख नहीं पाए हैं। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस में कितनी खामियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले सकता है। मैं बताता हूं, इलेक्शन कमीशन में जब ये जो इलेक्शन प्रोसेस में जब ईवीएम का इस्तेमाल होता था, तो पहले सुप्रीम कोर्ट मानता ही तो नहीं है। सर सुनिए तो सही, पहले 70 के दशक में पहले जब बैलेट पेपर से इलेक्शन, देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन या जो सरकारें जो कॉन्स्पिरेसी करती हैं, 70 के दशक में जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, तब 5 गांव को इकट्ठा करके उनके वोट्स को मिक्स करके, जैसे सानी करते हैं जानवरों की, वैसे सानी करके मिक्स करके उनके 50-50 के बंडल बना के एक बक्से में डाल के भेज दिए जाते थे। जब से ईवीएम का सिस्टम आया है, तब से एक गांव की एक ईवीएम होती है। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत है, साजिश के तहत है, इसलिए कि उन गांव के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस गांव से हमें कितने वोट मिले। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनके ऊपर धाराएं लगा के उनको जेल में बंद किया जाए। एक साजिश। दूसरी साजिश, इलेक्शन कमीशन, ये पहले जो वीवीपैट जो लगाया है, वीवीपैट में पहले जो गिलास था वो ट्रांसपेरेंट गिलास था, जिसमें वो उसको चिन्ह दिखता था कि हमने वोट किसको किया है। अब वो गिलास इसके थ्रू, साजिश के थ्रू उसको ब्लैक कर दिया गया है। क्या ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती है क्या? मतलब अब नहीं दिखता किधर वोट गया? यस, वो नहीं दिखता है, वो वोट अभी नहीं दिखता है कि किधर गया है। आपने ये बताइए, वो ट्रांसपेरेंट गिलास को ब्लैक गिलास क्यों कर दिया है? उसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, वीवीपैट तो दिखता है कि नहीं, वीवीपैट दिखता है, हम इसको साबित कर देंगे सर, हम ये साबित कर देंगे कि ब्लैक गिलास के पीछे आपने जो हाथी को दबाया है या साइकिल को दबाया है, जब आप उस गिलास को हटाएंगे तो उसके पीछे कुछ और नजर आएगा। ये हम साबित करके बता देंगे आपको, ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया हमने। मैं आपको और चीज, आप कह रहे हैं कि हम सिद्ध नहीं कर पाए, हमारे पास सबूत नहीं है। कैसे सबूत नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन
क्विंट की उस आरटीआई का जवाब दे पाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि 2019 में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है? जवाब दे पाया? अभी तक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जो द क्विंट ने वो क्वेश्चन रेज किया था उनके सामने 23 मई 2019 को, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव की 2019 की, कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो आंकड़े पड़े हैं उसमें 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें कम या ज्यादा हैं उन वोटों से जो वोटें पड़ी हैं। जवाब दे पाया? नहीं दिया। ना सर, क्या वीवीपैट और ईवीएम की एक विधानसभा में 4 पोलिंग बूथ पे, उसके बाद तो मिलान का आदेश आया और मिलान तो किया हुआ क्या? हाँ। नहीं हुआ ना। आप तो होता है, नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 पोलिंग स्टेशंस की जो पर्चियां हैं वीवीपैट की, उनकी काउंटिंग होकर मिलान होता है क्या? नहीं हुआ। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बात पे कोई लगातार सवाल नहीं उठा रहा। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और हम हमसे कह रहे हैं ये बात। दूसरी बात यह है, जो मैंने आपके सामने कहा, बेईमानी को एक ही चीज से आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं। हम बाकायदे देंगे आपको क्या सबूत देंगे? हम कोर्ट को सबूत देंगे, बाकायदे देंगे, और आपके कोर्ट को जब देंगे तो तब आपको भी हम सारे सबूत देंगे। मैं सिर्फ एक बात मैं अभी पूरी कर लूं इसको, इसके बाद में हम सिंपल, जो हमने कहा था कि जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन के पीछे जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की पर्ची होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा एक प्रमाण पत्र के माध्यम से हर पार्टी के कैंडिडेट को, या जो कैंडिडेट का एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उसको, जिस भी चाहे निर्दलीय हो, उसको भी प्रोवाइड कराना है कि मशीन ये है, ये मशीन का नंबर है, जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसका ये नंबर है, जो वो आपकी बैलेट यूनिट है उसका ये नंबर है, और वीवीपैट का ये नंबर है, और ये जो है उसका बूथ नंबर है जो आरओ डालता है, ये सिग्नेचर है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई नहीं कराई। यही वो चीजें जिससे पता लगती है कि मशीनें किस तरह से बदली जाएंगी जिस दिन वो प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हर ईवीएम मशीन का एक अपना यूनिक नंबर होता है, वो दूसरा नहीं होता। और इस बात का भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया चुनाव आयोग, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस पड़ा हुआ है कि 20 लाख के लगभग जो मशीनें हैं, जिसके लिए वहां के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो मुकदमा डाला हुआ था कि वो कहां है, आज तक जवाब नहीं है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ECIL और BEL, ये 2 कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जो मिलती हैं आपको वो कचरे के ढेर में वो वाली मशीनें होती हैं जिनमें एक्चुअल में वोट पड़ी है, जिनमें मैनिपुलेटेड करके वोट डाली जाती हैं, वो स्ट्रांग रूम में जमा करके और गिन जाती है। वो तो आपने देखा होगा ऑडियो जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एजुकेशन पे एक बार इनका सवाल ले लीजिए। मान लीजिए ईवीएम में गड़बड़ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जन आंदोलन। हम उसी के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं, बिना जन आंदोलन के, बिना लोगों के सड़क पर आए, बिना इसको पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए, इस ईवीएम से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईवीएम को दो ही संस्थाएं हैं जो इस ईवीएम को हटा सकती हैं। एक वो संसद, भारत की संसद, जो कानून बनाकर जिसने ईवीएम को इसमें लागू किया, एक तो वो हटा सकती है कानून में संशोधन लाके, और दूसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करती है और जो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, इसीलिए उसको हटना चाहिए। अब उनका सवाल, आपका सवाल। एजुकेशन में सरकार ने चेंजेस करी है कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब एडमिशन होगा। तो क्या मान लिया जाए रिजर्वेशन खत्म करने की तैयारी है, या फिर वाकई में जो टैलेंटेड है उसको मौका मिले? नहीं, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये अनपढ़ लोग, जो प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, जो प्रधानमंत्री पता नहीं 8वीं पास भी है कि नहीं है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। कर पाएंगे ये कोई? क्या इनमें से कौन सा टैलेंटेड व्यक्ति है? इनमें से कौन सा टैलेंटेड व्यक्ति है? इसलिए ये सारी ये एग्जामिनेशन की नौटंकी है और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने 12वीं क्लास पास कर ली, वो व्यक्ति BA, BSc, BCom में जाने का हकदार है कि नहीं है? मुझे बताइए आप।
अगर एक बच्चा 8वीं क्लास पास कर लेता तो 9वीं में आ जाता है, एक बच्चा जो 9वीं क्लास पास कर लेता तो 10वीं में एडमिशन हो जाता, एक बच्चा जो 10वीं पास कर लेता 11वीं में एडमिशन हो जाता, और जिसने 11वीं पास कर ली वो 12वीं में एडमिशन उसको मिलता है। तो जो बच्चे ने 12वीं पास करी उसे जो बीए में, बीएससी में, जहां वो चाहता उसमें एडमिशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि लाखों लोग पास करते हैं इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा, 10+2 जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में आप सीटें कम कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार जितने बच्चे पास हो रहे हैं उन सबके लिए जो है सीटों की व्यवस्था करे, कॉलेज की व्यवस्था करे? क्यों नहीं उन सबको मौका मिलना चाहिए? क्यों सरकार कहती है कि इसमें वो लगाएं? ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली कोई टैलेंट नहीं है। मेरा आगे सवाल है, एक इस सवाल का मैं थोड़ा और आगे जवाब देता हूं। सरकार ने 45,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज को घटाकर 15,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश की है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बात चल रही है या कोशिश है नई शिक्षा नीति में, पहले से भी सरकार की जो यूनिवर्सिटी है उनमें लागू हुई है, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। पहले भी कंपटीशन एग्जाम हुआ करते थे प्रोफेशनल कॉलेज के लिए, पहले भी कंपटीशन एग्जाम हुआ करते थे, उसमें भी टैलेंट की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि किसके अकॉर्डिंग। ये जो है फिर से स्कैनिंग का टेस्ट है, ये जो कंपटीशन एग्जाम है एक स्कैनिंग टेस्ट है। इसमें भी सामंतवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इसमें भी साजिश करेंगे कि साजिश के थ्रू किनको टॉप कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और किनको बी ग्रेड और सी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ये सारी साजिश के थ्रू हो रहा है सारी चीजें। मैं एक इनपुट देता हूं इसमें, जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल वाजिब है। यूजीसी के जो हेड है, चेयरमैन है, जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जो जेएनयू में जो चेयरमैन वाइस चांसलर थे, वो आज यूजीसी में है। उन्हीं ने कानून पास किया है, उन्हीं के ऑर्डर थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे। ठीक है, राइट? बिल्कुल। उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको एग्जाम को कंडक्ट करेगा। जो पहले जो आपका 12th की मार्क ग्रेडिंग के हिसाब से आपको चॉइस कॉलेज मिलता है, जैसे कि पहले मिलता था। यस, पहले मिलता था। मुझे चाहिए, सपोज मेरे को चाहिए एसआरसीसी, एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें चाहिए था, लेकिन आपको वो चॉइस नहीं मिलेगा। वो उनके हिसाब से आपको उस कॉलेज में आपको दाखिला करवाया जाएगा। सपोज आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू में दाखिला लेना है, आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो हिसाब से वो डिसाइड आपको अलॉटमेंट। मेरा आगे सवाल कश्मीर पे है, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट किया था, बिल्कुल ये रिटर्न में है। उसमें शाह जिलानी जैसे उस टाइम में नेता थे, जो अब अलगाववादी नेता होगा, जो उन्होंने हथियार उठा लिया, लेकिन उस टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़के उनको धांधली की गई, धांधली सराया गया, जन समर्थन उनके साथ था। उस टाइम ईवीएम नहीं थी, तो धांधली तब भी होती थी। उसके बाद से आतंकवाद उस कश्मीर में बढ़ता चला गया, लेकिन तब तो ईवीएम नहीं थी, धांधली तब भी होती थी। तो अब कैसे ईवीएम पे दोष डाला जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, ये जितनी भी सरकारें इस देश में रही, ये दुनिया भर में ये सारी जगह धांधलियां होती हैं। हमें जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे नई चीजें आती हैं। जरूरी नहीं है कि पहले जो इतिहास हुआ है, दोहराया रहा है, वही इतिहास अभी नई जनरेशन के लिए दोहराया जाए। पहले वो साजिशन जो है कुछ एरिया में धांधली करते थे, जनता उतनी जागरूक नहीं थी, जबकि एक लीडर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी 3 घंटे में काउंटिंग हो गई, मेरे को विनर घोषित कर दिया और बाकी लोगों की काउंटिंग 2-2, 3-3 दिन हो रही है। तो जब एक प्रदेश का सीएम बोला है कि हाँ मैं धांधली की वजह से जीता, उसके बाद भी उस प्रदेश के लोगों ने आंदोलन नहीं किया, ये उस वक्त की गलतियां हैं। लेकिन अब जो जनता है, ये जनता बहुत जागरूक है, और ये जनता जो ईवीएम से इलेक्शन की जो बात करें, जितनी भी डेवलप कंट्री, किसी भी कंट्री में जहां जनता बहुत अवेयर है, उस कंट्री की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से इलेक्शन हो। इस देश की जनता भी बहुत अवेयर है। 2019 से ये जो हमने आंदोलन स्टार्ट किया है, उस आंदोलन में पहले जनता इतना शरीक नहीं हुआ करती थी, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब जनता का इन्वॉल्वमेंट मोर देन 50% जनता चाहती है कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो। और ये जो सारी बातें हैं जो हम आपसे बता रहे हैं, जनता भी सारी बातों को जानती है। जनता एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस बात को बड़ी ताकत के साथ बोले, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करना चाहती है। बाकी सब जिस तरह भानु प्रताप जिस तरह लेटर एंट्री से सचिव बनाए जा रहे हैं, और उस यूपीएससी के बिगर एग्जाम के, और यहाँ आगे पढ़ने के लिए उन्हें एग्जाम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको पेपर के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेटर एंट्री में सचिव बनाए जा रहे हैं, फिर यूपीएससी के। पिपल साहब, ये कर कौन रहा है? ये व्यवस्था लेटरल एंट्री की किसने स्थापित की है, किसने शुरू की है? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने।
और हम आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं कि जो ईवीएम पर आधारित ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। यह सरकार इस देश को तबाह करने के लिए आई है, विकास नहीं, इसका विनाश करने आई है। हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। अगर ईवीएम रहेगा तो यह सरकार रहेगी, और यह सरकार अगर रहेगी तो लेटरल एंट्री, अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो केवल प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें देख रहे हैं, इसके बाद क्या स्थिति होने वाली उसका आपको अंदाजा नहीं है। आप देख रहे हैं अभी तक तो आईएएस में थी, अब ये पीसीएस में भी इसको करने जा रहे हैं, इसके बाद ये हर चीज में करेंगे, और धीरे धीरे आने वाले समय में जब इस देश का संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले खत्म होगी इस देश की न्यायपालिका, इस देश की, क्योंकि राजतंत्र में न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं होती, वहां तो राजा का शासन है, और राजा का शासन कैसे चलता है, वो पुलिस के माध्यम से चलता है। तो फिर इस देश की अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये नीचे की कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं रहेगी। और फिर ये कोट पहनने वाले जो काले कोट वाले हैं वकील, इनकी वकालत भी खुंटी पर टंग जाएगी। तो इतना भर नहीं है जितना लोग, अफसोस यह है कि लोग दूर तक देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसके कितने विनाशक परिणाम होंगे लोगों की कल्पना में नहीं है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसलिए जो लेटरल एंट्री है ये केवल इसी में नहीं और क्षेत्र में भी बढ़ेगी। इसको रोकना है तो भाजपा को रोकना पड़ेगा, और भाजपा को रोकना है तो ईवीएम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल सर ये है मेरा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो अपने चुनाव प्रचार के लिए शपथ ग्रहण हो रहा है, गुजरात के इलेक्शन नजदीक है, उसमें पूरा ध्यान लगाया जा रहा है, इस पे तो कोई बात नहीं हो रही है। सरकार अंदर से हिली हुई है। आप ही तो थे ना उस दिन जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप सारे के सारे मीडिया के साथी थे। मुझे बताइए आपका अब तक का जितना अनुभव है पत्रकारिता का, जितना आप ये सबको कवर करते हैं, कहीं आपने देखा है कि किसी भी पार्टी की या किसी के भी संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलआईयू का आदमी बैठा हो, लोकल इंटेलिजेंस का आदमी बैठा हो? उस दिन बैठा था ना आपके यहां पे, एलआईयू का आदमी बैठा था, और उसके सामने हमने उसका नाम भी लिया था कि शर्मा जी हैं, ये एलआईयू के व्यक्ति हैं। तो सरकार हमारे विषय में सारी चीजें जानकारी रखती है। सरकार की नजर हम पे बिल्कुल गिद्ध नजर है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी आपके माध्यम से हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, बहुत माइन्यूटली, बहुत सजगता से उसको वॉच कर रही है। तो आप ये ना कहें कि सरकार को नहीं, सरकार शपथ जरूर ले रही है, लेकिन अंदर से हिली हुई है। उसे पता नहीं कि कितने दिन तक ये सरकार चलेगी, और हम टारगेट लेके चलने कि 1 साल में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हम उत्तर प्रदेश में 1 साल में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। दोबारा से चुनाव करवा के हमारी कोशिश रहेगी, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया तो दोबारा से चुनाव करके बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार को स्थापित करेंगे हम लोग। एक और मैं लास्ट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं देश की जनता को, और जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे रेलवे में कुछ प्रॉब्लम होता है तो रेलवे के लोग आंदोलन करते हैं, एलआईसी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो एलआईसी के लोग आंदोलन करते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का हाल ही में 50 साल से ऊपर के जो लोग अनफिट, जिनको ये लोग अनफिट करेंगे, उनको बाहर निकाल दिया यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, फिर दिल्ली पुलिस में भी ये अप्लाई करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। जो मध्य प्रदेश जो काउंसलिंग है उसमें री रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब ये जनता को नॉनसेंस चीजों में इन्वॉल्व करके अपने एजेंडे पे आराम से काम करने की कोशिश करती है। जो आपने बात बोली कि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमें तब तक आम आदमी को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। और एक और चीज जो डरने वाली बात है, प्रधानमंत्री साहब ने अभी अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेंज किया है अभी हाल ही में। तो डर, उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो गलत का तो अंजाम क्या होता है सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब ने अपना जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है सबको चेंज किया उन्हें हाल ही में। मैं एक लास्ट नोट, पीपल साहब ने पूछा कि जो बायलैटरल एंट्री यूपीएससी के बिना जो आईएएस जो बने हैं, अंडर सेक्रेटरी बने हैं, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, सिर्फ आईएएस में नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स है, जो जिसने पीएचडी करके बैठा हुआ है, मैं प्रोफेसर बनेंगे जो आशा बना करके जो बैठा हुआ है, उनके लिए भी सरकार की हुक्म आ चुके हैं। प्राइवेट कंपनियों से जो 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 पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुला करके कॉलेज का प्रोफेसर या उनका लेक्चरर बना दिया जाएगा। आरएसएस के लोग। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।